एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को और थोड़ा और आगे चलेंगे। अभी तक हम लोगों ने फ्रांस को मोनार्की से हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो बना दिया है ना, और पूरा समझ भी लिया है कि कैसे नेशनल असेंबली को इलेक्ट करा जाता था, नेशनल असेंबली का क्या कंट्रोल था मोनार्क के ऊपर, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड। बट अब पता है एक और चेंज आने वाला है फ्रांस की पॉलिटिक्स में। ये जो राजनीति है थोड़ी सी और बदलने वाली है, क्योंकि अब फ्रांस मोनार्की को भी पीछे छोड़कर एक रिपब्लिक बनने वाला है। सबसे पहले तो ये समझिए कि व्हाट इज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक बच्चों एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है। जैसे कि इंडिया को हम लोग एक रिपब्लिक बोलते हैं, तो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट एक इलेक्टेड पर्सन है, दैट इज व्हाई इंडिया को रिपब्लिक बोला जाता है। सेम केस यहाँ पे होने वाला है कि जो हेड ऑफ द स्टेट फ्रांस के होंगे वो भी एक इलेक्टेड पर्सन बन जाएंगे। अभी तक तो राजा हैं, तो फिर कैसे होगा ये सब? तो चलिए उस पूरी कहानी को समझते हैं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि अभी जब फ्रांस मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना है तो राजा पे क्या असर पड़ा है, क्या राजा इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं या दुखी हो गए हैं? तो देखिए, although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Prussia. Although भाई लुई 16 जो हमारे राजा थे, अभी तक सब बोल रहे हैं कि चलो राजा जी तो मान गए, राजा जी मान गए कि मोनार्की पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दो, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ले आओ। बट ऑल्दो इन्होंने साइन जरूर कर दिया था, लेकिन ये ना मिल जाते हैं किंग ऑफ प्रूशिया के साथ। अभी वो बोलते हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई, तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। क्या कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि उसकी पावर पे रिस्ट्रिक्शन लग जाए? राजा भी नहीं चाहते हैं और बाकी राजा भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चोर चोर मुसेरे भाई बन चुके हैं। हमारे फ्रांस के राजा प्रूशिया के राजा के साथ नेगोशिएशन यानी कि बात कर रहे हैं, गॉसिप वॉसिप कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि भाई अब क्या करना है, तू बता मैं बताता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होता है देखिए, रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज वर आल्सो वरीड अबाउट द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस। सबको चिंता हो रही है कि भाई फ्रांस में अगर राजगद्दी छिन गई तो कल को हमारे देशों में भी यही होगा, हमारे साथ भी यही होगा, हमारे पे भी लोग बोलेंगे कि आपकी भी पावर पे लिमिटेशन लगेगी, हमारे लोग भी हमारे अगेंस्ट जाने लगेंगे। तो सारे राजा डर गए। सारे जितने नेबरिंग कंट्रीज, आजू बाजू की जितनी पड़ोसी देश थे, जितनी कंट्रीज थी, वहां पर जितने रूलर्स थे, जितने राजा महाराजा थे, दे ऑल वर वरीड अबाउट द डेवलपमेंट्स दैट वर हैपनिंग इन फ्रांस। दे वर वरीड कि आज अगर फ्रांस के राजा की राजगद्दी जाती है तो कल को हम भी उनमें से एक हो सकते हैं, हमारी भी कोई जो है सीट उसको छीन सकता है, ठीक है। दे ऑल मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। तो यहाँ पे सारे राजा लोग मिलकर सेना को भेजते हैं, क्या करने के लिए? सेना को भेजते हैं कि उन सभी इवेंट्स को रोक दो जिनकी वजह से चेंजेस जो फ्रांस में है वो आ रहे हैं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को खत्म कर दो और मोनार्की को वापस ले आओ। तो यहाँ पर ये सारे राजा लोग आपस में चोर चोर मुसेरे भाई मिल गए हैं और सेना को भेज दिया गया है कि सारे इन इवेंट्स को रोक दिया जाए, दबा दिया जाए, फिर से मोनार्की जो है फुल प्रूफ अपने फॉर्म में वापस लाई जाए, ठीक है, और ये संविधान हटा दिया जाए। बट पता है होता क्या है? कहानी में ट्विस्ट ये है कि बिफोर ऑल ऑफ दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो इससे पहले कि ये सब चीजें होती, हमारी जो नेशनल असेंबली थी, जो इलेक्टेड बॉडी थी, उसने वोट कर दिया था अप्रैल 1792 में ही और वॉर डिक्लेयर कर दी थी प्रूशिया के खिलाफ और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो नेशनल असेंबली को पहले ही पता था कि राजा हमारे कैसे हैं और क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ना वही बात है कि अब भी मजा आएगा ना भिड़ू। तो यहाँ पर वही चीज सोच ली है कि यार अब मजा आएगा, तुम हमारे लिए सेना भेज रहे हो, हमने पहले ही तुम पे वॉर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, तुम इतना सोच भी नहीं रहे, हम पहले से और आगे हैं हमारे मास्टर प्लान में। तो नेशनल असेंबली ने वॉर ही डिक्लेयर कर दी। आगे देखिए क्या होता है। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, बहुत सारे वॉलंटियर्स खुद से मतलब आगे बढ़कर लोग आते हैं प्रोविंसेस से अलग अलग और आर्मी को ज्वाइन करते हैं। मतलब अपनी जान तक पे लोग खेलने को तैयार थे, लेकिन मोनार्की को वापस लाने के लिए लोग तैयार नहीं थे। Among the patriotic songs that they sang was the Marseillaise, which is composed by the poet Roger de Lisle। तो रॉजर डी एलिजले जो है, इन्होंने ये गाना कंपोज करा था। मार्सेल लोग गाते गाते, मतलब जैसे लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, मार्च करते हुए जा रहे हैं, तो मार्सेल जो है ये गाना लोग गाते हुए जा रहे थे। दिस इज एक्चुअली करंटली द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो उस टाइम पे लोग इसको एक पेट्रियोटिक सॉन्ग की तरह गाते हुए जा रहे थे, लड़ने के लिए, जोश और जुनून लाने के लिए। बट आज ये जो है नेशनल एंथम है फ्रांस का। The revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people। अब यार देखो, ऑब्वियसली लोगों के अंदर वो जज्बा है, जुनून है कि हम
मतलब वी कैन नॉट गो बैक टू व्हाट वी फॉट कमिंग आउट ऑफ, है ना। हम इस चीज से निकलना चाहते थे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी इसलिए लाए थे क्योंकि हम मोनार्की से थोड़ा सा छुटकारा पाना चाहते थे, तो फिर से तो हम मोनार्की को आने नहीं देंगे। तो यहाँ पे लोग लड़ जरूर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं होता है। तो ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर हो रही थी, इससे बहुत नुकसान होता है, आर्थिक दिक्कतें जो हैं लोगों को आती हैं। मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट एंड विमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। चाहे आदमी लोग जो है वो घर से दूर चले गए हैं, जो है लड़ाइयां लड़ रहे हैं, बट यहाँ पर जो महिलाएं थी वो घर पर बैठी थी अभी भी। और घर पर ऐसा है कि उनके पास अब दो टास्क थे कि उनको जो है अपने परिवार का भी ख्याल रखना है, और उन्हें जो है दे आल्सो हैव टू अर्न अ लिविंग फॉर देयर फैमिली। पैसा कहां से आएगा, आदमी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पैसा ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत सारा जमा करके घर में चले गए हैं, गरीब लोग इतने थे। तो औरतों को दोनों चीजें करनी पड़ रही थी, औरतों को घर में भी काम करना पड़ रहा था, बाहर जाके पैसा भी कमाना पड़ रहा था, और आदमी जो है वो वॉर लड़ रहे थे। तो एवरीवन इज डूइंग द मोस्ट दैट दे कैन। नाउ इसके बाद क्या होता है, देखिए, द रेवोल्यूशन वॉज कैरिड फर्दर, ठीक है, वॉज इट कैरिड फर्दर। तो हम लोग देखते हैं बच्चों की इस रेवोल्यूशन को और फॉरवर्ड कैरी करा जाता है। मेनी पॉलिटिकल क्लब्स केम अप। तो इस टाइम पे बहुत से पॉलिटिकल क्लब्स जो कि मोनार्की के बिल्कुल खिलाफ थे, वो अलग अलग फ्रांस के हिस्सों में आते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जेकोबिन्स व्हिच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब इन पेरिस। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जेकोबिन क्लब है, जेकोबिन क्लब एक बहुत पॉपुलर क्लब था उस टाइम पर जो कि बना था। इसका नाम पड़ा था सेंट जेकब का जो कॉन्वेंट था। कॉन्वेंट क्या होता है, कॉन्वेंट होता है ना जो क्रिश्चियन लोगों का, जहाँ चर्च भी होता है और जहां पर मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के थ्रू पढ़ाया भी जाता है, तो पूरा वो हॉस्टल टाइप का, ठीक है, क्रिश्चियन। तो वो जो सेंट जेकब का कॉन्वेंट था, उसके नाम पर जेकोबिन क्लब का नाम रखा गया था। एंड विमेन ने भी एक बहुत रेवोल्यूशनरी एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि महिलाएं जिनको अभी तक वोटिंग राइट तक नहीं दिया गया था, कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया था, उन्होंने भी अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स इस टाइम पे बनाना चालू कर दिया था, चाहे सीक्रेटली ही बनाना चालू कराओ। तो अब इतने सारे पॉलिटिकल क्लब्स आ रहे हैं, तो ये लोग राजा को तो अब छोड़ेंगे नहीं, है ना, और इन्होंने नहीं भी छोड़ा। तो अब जो है बच्चों, एक बहुत बड़ा चेंज फ्रांस की पॉलिटिक्स में आने वाला है। एंड यहाँ पर अभी जो है नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे जेकोबिन क्लब की, और कैसे फाइनली फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से हटके एक रिपब्लिक बनने वाला है। किसके तहत बनने वाला है एक रिपब्लिक, उसका हिंट मैंने आपको दे दिया है, लेकिन अगले सेशन में जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको और भी ज्यादा डिटेल में चीजें समझ में आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड।